दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा के अपने आखिरी भाषण 25 नवंबर 1949 को इस देश के सामने एक चेतावनी रखते हुए कहा था कि धर्म के क्षेत्र में भक्ति मुक्ति का साधन है, मुक्ति का माध्यम है, लेकिन राजनीति में भक्ति पतन की ओर ले जाती है और अंततः तानाशाह पैदा करती है। क्या आज हम उसी स्थिति में जा पहुंचे हैं? क्या इस देश में एक तानाशाही शासन को हम देख रहे हैं? और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब से सतपाल मलिक ने इस देश के लोगों के सामने उस सच को बोला है कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हमारे 40 शहीद सैनिक किस तरह से मारे गए थे, क्या चूक थी उसमें सरकार की। सतपाल मलिक सीधे तौर पर कहते हैं कि गृह मंत्रालय ने, रक्षा मंत्रालय ने इस बात की कोशिश नहीं की कि उन सैनिकों को, जो 3000 सैनिकों का काफिला था सीआरपीएफ के जवानों का, जिन्हें कूच करना था, क्या उनको हवाई जहाज से नहीं लाया जा सकता था? बाकायदा इसकी सिफारिश भी हुई, लेकिन वो मामला गृह मंत्रालय में 4 महीने से लटका हुआ था और अंततः वो कॉन्वॉय ट्रकों के जरिए आगे बढ़ता है। और जो हुआ वो इस देश ने अपनी इन आंखों से देखा कि किस तरह से एक गाड़ी आकर के उस कॉन्वॉय के एक ट्रक में टकराती है और देखते ही देखते इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि उस ट्रक में सवार 40 इस देश के सीआरपीएफ के सैनिक शहीद हो जाते हैं। वे सैनिक बिहार से भी थे, उत्तर प्रदेश से भी थे, आंध्र प्रदेश से भी थे, हिमाचल प्रदेश से भी थे। और उसके बाद का मंजर क्या था? सतपाल मलिक, जो उस समय जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे, वो कहते हैं कि उन्होंने उसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करनी चाहिए, लेकिन वो उस समय एक शूटिंग में व्यस्त थे। उसके बाद उनको बाद में प्रधानमंत्री का फोन आया और उन्होंने सतपाल मलिक से कहा कि आप खामोश रहिए, आपको नहीं बोलना है। ये दूसरा माजरा है। यही बात तब के जो अजीत डोभाल साहब हैं, प्रमुख सुरक्षा सलाहकार, उन्होंने कही और सतपाल मलिक खामोश रह गए। सतपाल मलिक का कहना है कि वो जान गए थे कि अब इस मसले में पाकिस्तान को गुनहगार साबित करते हुए इसके नाम पर वोट मांगे जाएंगे। ये बिल्कुल सही है कि उसमें पाकिस्तानी टेररिज्म का हाथ था, लेकिन 2019 के बाद 2023 में हम खड़े हैं और तकरीबन 4 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन आज तक कोई जांच कमेटी ने कोई निष्कर्ष नहीं निकाला कि वो गाड़ी कैसे आई थी, वो गाड़ी किसकी थी और कैसे वो ब्लास्ट हुआ, कौन उसमें गुनहगार था। लेकिन सतपाल मलिक जब आज उसका खुलासा कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कोई पहली बार कर रहे हैं, इसके पहले भी जब वो मेघालय के राज्यपाल थे, जब वो गोवा के राज्यपाल थे, तब भी उन्होंने इस तरह के तमाम सवालों को उठाया था। करप्शन को लेकर के सवाल उठाया कि गोवा में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री सरेआम घोटाले कर रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर यह आरोप लगाया कि मोदी को भ्रष्टाचार से कोई दिक्कत नहीं है। मोदी को लेकर के एक और बात कही सतपाल मलिक ने कि जम्मू कश्मीर में राज्यपाल रहते हुए उन्हें 300 करोड़ की रिश्वत का प्रलोभन मिला था इशारे में, और उसका आरोप उन्होंने आरएसएस के एक बड़े नेता और तब के जम्मू कश्मीर के प्रभारी राम माधव पर लगाया। और ये घूस उनको मिलनी थी एक इंश्योरेंस के मामले में। और उसके बाद जब ये सवाल उन्होंने पूछे तो आज की खबर है कि सतपाल मलिक के घर पर सीबीआई ने धावा बोल दिया है। मैं धावा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि सीबीआई जिस तरह से काम कर रही है, एक ज़माने में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो तोता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी सीबीआई के कार्यक्रम में उसकी तारीफ की और कहा कि भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगा। माने खुला छोड़ दिया गया। भ्रष्टाचार कहाँ है? क्या सिर्फ विपक्ष में भ्रष्टाचार है? और जो विपक्ष के नेता, चाहे वो बंगाल के रहे हों, चाहे असम के रहे हों, या
दूसरे और राज्यों के रहे हों, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो फिर वहाँ से पाक साफ हो जाते हैं, उन पर कोई सीबीआई, ईडी और आईटी काम नहीं करती। तो सतपाल मलिक ने जब से ये बात की है तब से उनको परेशान करने के लिए सीबीआई लगा दी गई है। लेकिन सतपाल मलिक वो जाट समुदाय से आते हैं, वो किसान के बेटे हैं, और उन्होंने भी ऐलान कहा है कि कुछ पापियों के पाप को मैंने पर्दाफाश कर दिया, इसलिए अब उन्होंने मेरे पीछे सीबीआई को लगा दिया है। मैं किसान का बेटा हूं और डरने वाला नहीं हूं। और यही कुछ आवाजें हैं जो इस तानाशाह मोदी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रही है। लोकतंत्र को बचाने में, संविधान को बचाने में यही आवाज आज जंतर मंतर पर भी है। जब इस देश के वे खिलाड़ी जो मेडल लेकर के आए थे, वे रेसलर, वे पहलवान जिन्होंने कुश्ती के अखाड़े में न जाने किस किस को परास्त किया था, और जब वो मेडल लेकर के आए थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ फोटो खिंचाया और विश्व गुरु होरे के भारत को दर्शाया। लेकिन आज जब वही रेसलर, वो जो महिलाएं, जब ये आरोप लगा रही हैं कि उनके कुश्ती संघ के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने उनके साथ शारीरिक उत्पीड़न किया है, उनका यौन उत्पीड़न किया है, तो एक लंबे समय से अब तक उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। आज सुप्रीम कोर्ट के दबाव में वो एफआईआर दर्ज होने जा रही है। इसमें भी सतपाल मलिक और तमाम दूसरे लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। तो इस समय जो तानाशाही सरकार है उसके खिलाफ ये जो आवाज़ें उठ रही हैं, जो लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की, और सबसे ज़्यादा इस देश में नागरिकता बोध की जो आवाज़ें हैं, नागरिक होने की जो अधिकार की जो आवाज़ें हैं, यही इस देश को उस तानाशाही जो निज़ाम है उससे निजात दिलाने में सफल होंगी। ये तो वक्त बताएगा। 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक है, लेकिन उसके पहले कर्नाटक की डगर है और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये तो बड़ी कठिन डगर लग रही है। और यही कारण है कि नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक के तौर पर कर्नाटक में जाने से बच रहे हैं। हालांकि वो केरल में वहाँ पर कमल का निशान अपने कुर्ते में लगा करके लगातार वो पोज दे रहे हैं, और इसके जरिए वो आचार संहिता का उल्लंघन भी है। लेकिन वो प्रधानमंत्री हैं, वो मोर को दाना भी चुगा सकते हैं, वो कमल का फूल लगा करके घूम भी सकते हैं, भाषण भी सांप्रदायिक उन्माद के दे सकते हैं, विभाजनकारी दे सकते हैं, लेकिन उनका बाल बाका भी नहीं हो सकता। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की जो चुनौती थी, जो उनकी चेतावनी थी, वो चेतावनी आज के दौर में गायब हो गई है। और ये राजनीति में भक्ति का आंदोलन जो शुरू हुआ है, उसने इस लोकतंत्र को, नागरिकता बोध को बेहद कमज़ोर किया है। लेकिन सतपाल मलिक जैसी आवाज़ें और दूसरी आवाज़ें भी, वे ये आशा पैदा करती हैं कि इस देश का लोकतंत्र और संविधान भले ही खतरे में है, लेकिन उसे कोई भी तानाशाह ख़त्म नहीं कर सकता, उसे नेस्तनाबूद नहीं कर सकता। शुक्रिया।